हाय, ये क्या है मिसेज राणावत? मिसेज रस्तोगी अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली। क्या हुआ मिसेज रस्तोगी? सिमरन उनके आके बोली। आपके बेटे बहू की अभी नई नई शादी हुई है और आपकी बहू अभी से मांग में सिंदूर भरना भूल गई, और ये क्या, उसने मंगलसूत्र भी नहीं पहना। मिसेज रस्तोगी अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली। रीत ने जल्दी से अपनी मांग पर हाथ रखा और फिर अपने गले पर देखा। उसने निराशी से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने मन ही मन में कहा, अरे जल्दी के चक्कर में मैंने मांग भरना तो भूल गई, और मंगलसूत्र भी। अब ये सोसाइटी की आंटियां को ताने मारने का मौका मिल गया। सिमरन रीत को घूरते हुए धीरे से उसके कान में बोली, तुमने सिंदूर और मंगलसूत्र किस खुशी में नहीं पहना है? हमारी बेइज्जती कराने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हो ना। देखो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम जो भी करो, आई डोंट केयर। बट तुम्हारी मांग में मेरे बेटे के नाम का सिंदूर भरा होगा, और मैं अपने बेटे के साथ कोई समझौता नहीं करूंगी, समझी तुम? रीत चुपचाप सर झुकाए सिमरन की बातें सुन रही थी कि तभी कुंती जी बात संभालने की कोशिश करते हुए बोली, अरे बच्ची हैं, नई नई शादी हुई है, भूल गई होगी। आप लोग इस बात को लेकर इतना परेशान ना हो। बच्ची हैं? रियली आंटी जी? कुछ महीनों बाद माँ बन जाएंगी एक बच्चे की, और आप बोल रही हैं बच्ची हैं? देखिए, आप हम सबसे बड़ी हैं, और आप ये बात अच्छे से जानती हैं कि शादी के बाद एक लड़की के मांग का सिंदूर ही उसकी पहचान होता है कि वो अब किसी के घर की बहू है, उसका एक जीवन साथी है जिसके नाम से वो अपनी मांग को सजाती है। मिसेज रस्तोगी कुंती जी से बोली। कुंती जी मुस्कुराते हुए बोली, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं मिसेज रस्तोगी, पर अब हो गई है गलती तो क्या किया जा सकता है? किया क्यों नहीं जा सकता है? आंटी जी, रणविजय से बोलिए अभी इसकी मांग भरे। मिसेज रस्तोगी बोली। मिसेज रस्तोगी की बात सुनकर रीत हैरानी से सर ऊपर करके मिसेज रस्तोगी को देखने लगती है। रणविजय, जो बहुत देर से इन औरतों की बकवास सुन रहा था, ये बात सुनकर उसका मुंह बन जाता है। मुझे नहीं लगता इसकी कोई जरूरत है आंटी जी, रणविजय मिसेज रस्तोगी को घूरते हुए बोला। मिसेज रस्तोगी उसे देखते हुए बोली, क्यों कोई जरूरत नहीं है रणविजय? आप इन सब में मत पड़िए और आइए और अपनी बीवी की मांग भर दीजिए। पर क्यों? मतलब आपको पता है, इनफैक्ट सबको पता है कि मिस रीत हमारी बीवी रणविजय सिंह राणावत की पत्नी रीत रणविजय सिंह राणावत, तो ये मांग भरने से कुछ नहीं होगा। ये आपका बेटा क्या बोल रहा मिसेज राणावत? कुछ समझाएं। एक औरत के लिए उसकी मांग में सिंदूर उसके पति की लंबी उम्र के लिए जरूरी होता है। इसमें मेरी लंबी उम्र से रीत की मांग में सिंदूर भरने का क्या लॉजिक है आंटी? ये सब पुरानी और बकवास बातें हैं। मैं इन सबको नहीं मानता हूँ, रणविजय उन्होंने घूरते हुए बोला। रणविजय की बातें सुनकर सारी औरतें अपने मुंह पर हाथ रख लेती हैं और कुंती जी और सिमरन को देखने लगती हैं। रीत चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी और मन में सोच रही थी कि कहाँ आके वो फंस गई हैं। कुंती जी बात को संभालते हुए बोली, रणविजय, ये आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, ये बकवास और पुरानी बातें नहीं हैं, इनसे हमारे इमोशन जुड़े हैं। शादी के बाद एक लड़की की मांग में उसके पति के नाम का सिंदूर हमारे हिंदू रीति रिवाज में सबसे ऊपर है। एक शादीशुदा लड़की की सुंदरता उसकी मांग के सिंदूर से और बढ़ जाती है। हाँ बेटा, आपकी दादी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, सिमरन रणविजय को समझाते हुए बोली। रणविजय चिढ़ते हुए बोला, पर माँ। रणविजय इससे आगे कुछ बोलता उससे पहले दादी बोली, पर वर कुछ नहीं रणविजय, आप अभी रीत की मांग भरेंगे हमारे सामने। रणविजय दादी की तबीयत देखकर कुछ नहीं बोलता है और चुप हो जाता है। दादी के कहने पर रिया जल्दी से सिंदूर दान ले आती है और रणविजय के आगे कर देती है। रीत रणविजय अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी और रणविजय भी उसकी आंखों में देखे जा रहा था। रणविजय उस सिंदूर दान से अपनी चुटकी में सिंदूर लेता है और रीत की आंखों में देखते हुए धीरे से उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। जैसे रणविजय रीत की मांग में सिंदूर भरता है, वैसे ही हॉल में आए लोग जोर से ताली बजाने लगते हैं। रीत और रणविजय दोनों तालियों की गूंज से होश में आते हैं और एक दूसरे से नजरें फेर लेते हैं। रीत अपनी नजरें शर्म से नीचे कर लेती है और रणविजय चोरी चोरी रीत को देखने लगता है। रणविजय अपनी उंगली से अपनी दोनों एबरों को मिलाते अपनी तिरछी नजरों से मुस्कुराते हुए रीत को देखते हुए मन में बोला, दादी सही बोल रही थी, एक शादीशुदा लड़की की सुंदरता उसके मांग में सिंदूर भरने से और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे इस वक्त मिस शर्मा की बढ़ गई है। कितनी प्यारी लग रही है वो, इस वक्त बस देखते रहने का मन कर रहा है बस। रणविजय रीत को देख ही रहा था कि तभी लाइट बंद हो जाती है और स्टेज पर एक लाइट जलती है। रणविजय लाइट बंद होने से होश में आता है और वो भी स्टेज पर देखने लगता है। स्टेज पर गाना शुरू होता है। बहुत सी बैक डांसर्स लड़कियां खड़ी थी। इश्क मेरे यारा, ओह ओह मेरे यारा। बैक डांसर्स इधर उधर साइड हो जाती हैं।
और बीच से सार्थक मुड़ते हुए आगे आता है। तू कर ले दोबारा, बस एक बार मैं ही, भरे ना दिल बेचारा। संग रहने के शाम सवेरे, क्या करने हैं वादे बथेरे, है जिंदगानी अगर 4 दिन की तो लेने ही क्यों साथ पेहरे। तूने जवानी में सीखा, ना जाने कहाँ का सलीका, जो पहले ही ब्रेकअप में दिल ने तेरे गिव अप का दिया। सार्थक अपने दोनों हाथों को इधर उधर फैलाता है और 2 लड़कियों के हाथों को अपने हाथ में पकड़कर उन्हें अपने पास घुमा कर लाता है। एक बार ही किया तो यारों प्यार क्या किया। सार्थक उन दोनों की कमर पर हाथ रखता है और उनके साथ डांस स्टेप करता है। एक बार ही किया तो यारों प्यार क्या किया, प्यार होता कई बार है। सिर्फ एक पे किया तो दिल निसार क्या किया। सार्थक उन लड़कियों के हाथों को फिर से पकड़ता है और उन्हें गोल घुमाते हुए दूर कर देता है। प्यार होता कई बार है। डांस खत्म हो जाता है और पूरे हॉल में तालियों की गूंज गूंजने लगती है। सार्थक पूरे परिवार के पास आता है। वो हंसते हुए बोला, कैसा था डांस? बहुत बढ़िया। हमें नहीं पता था कि हमारे छोटे से सार्थक इतने बड़े हो गए। अब आपके चाचू के साथ आपके लिए भी लड़की देखनी पड़ेगी, वरना आप ऐसे ही एक बार प्यार क्या किया गाते रह जाएंगे। दादी जी की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं, वही सार्थक शर्म से झेपने लगता है। प्यार एक बार किया तो यारों प्यार क्या किया, चलो वापस अमेरिका। भाया भाभी से बोलकर तुम्हारे सर पर से प्यार का भूत उतारता हूँ। आदित्य सार्थक के कान पकड़ते हुए बोला। हाँ न चाचू, दर्द हो रहा है, छोड़ो। अरे वो तो सिर्फ गाना था चाचू, मैं सच में ऐसा कुछ नहीं करूँगा, आपकी कसम। ओए, कसम खानी है तो खुद की खा, क्योंकि अगर तेरी कसम झूठी निकले तो मरे तो तू मरे, मैं नहीं। आदित्य सार्थक के कान को और तेज दबाते हुए बोला। हाँ, ठीक है, ठीक, मैं अपनी कसम खाता हूँ, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। आदित्य उसके कान को छोड़ देता है। सार्थक अपने कान को दर्द से मसलते हुए आदित्य को घूर रहा था कि तभी रिया सार्थक का हाथ पकड़ते हुए बोली, चलो सार्थक, हम दोनों अपना साथ वाला डांस करते हैं। हाँ चलो, ये बोलकर दोनों डांस करने चले जाते हैं। जाग जाग सारा जग सारा निखर गया, हूँ प्यार का वादे विच बिखर गया। सार्थक और रिया स्टेज पर गाने पर साथ में डांस कर रहे थे। जग जग सारा निखर गया, हूँ प्यार का वादे विच बिखर गया। जग जग सारा निखर गया, हूँ प्यार का वादे विच बिखर गया। दिल तेरा होई जाए अबन जुल जाए, मार उदले देखो जिखार गया। हूँ मौजा ही मौजा, शाम सवेरे, हूँ मौजा ही मौजा, प्यार से तेरे, हूँ मौजा ही मौजा, प्यार से तेरे। गाना खत्म होते ही दोनों एक दूसरे से पीठ लगाकर खड़े हो जाते हैं। सब लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं। रिया रीत के पास आती है और उसको खींचते हुए ले जाने लगती है। रिया, आप हमें कहाँ ले जा रही हैं? रीत रिया को रोकते हुए बोली। भाभी, अब आप डांस करेगी। रिया फिर उसके हाथ को पकड़ लेती है। डांस नहीं रिया, हमें डांस नहीं आता है, प्लीज हम नहीं कर पाएंगे। रीत रणविजय के पास बैठते हुए बोली। अरे बहू जाए ना, हम भी देखें हमारी पोता बहू कैसा डांस करती है। दादी मुस्कुराते हुए बोली। दादी जी, सच में हमें डांस नहीं आता है, हम नहीं कर पाएंगे। रीत बोलती रह जाती है पर रिया उसे जबरदस्ती स्टेज पर ले आती है। सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और एक हल्की सी लाइट रीत के ऊपर पड़ती है। रणविजय भी रीत को देखे जा रहा था। वो मुस्कुराते हुए अपने गाल पर हाथ रख लेता है और एकटक उसे देखने लगता है। गाने की धुन शुरू हो जाती है। गाने की धुन थी और रीत हल्की हल्की अपनी पतली कमर हिलाने लगती है। पाया मैंने पाया, तुम्हें रब ने मिलाया, तुम्हें होठों से सजाया, तुम्हें नगमे सजाया। तुम्हें पाया मैंने पाया, तुम्हें सबसे छुपाया, तुम्हें सपना बनाया, तुम्हें नींदों में बुलाया, तुम्हें। रीत डांस कर ही रही थी कि रिया ने देखा रणविजय रीत के डांस में खो गया है। वो जल्दी से उसके पास गई और उसको अचानक से खींचते हुए ले जाने लगी। उसके अचानक से खींचे जाने से रणविजय होश में आ जाता है। रिया उसे रीत के पीछे खड़ा कर देती है। रीत डांस करते हुए घुमती है तो रणविजय को पीछे देखकर हैरान हो जाती है। तभी गाने के बोल बोल बजते हैं। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। रीत उसके चारों तरफ घूरते हुए गाने के बोल बोल रही थी। रणविजय उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लेता है और उसके कंधे पर अपने हाथ को धीरे धीरे करके उसके हाथ को पकड़ लेता है। पाया मैंने पाया, तुम्हें रब ने मिलाया, तुम्हें होठों से सजाया, तुम्हें नगमे सजाया। तुम्हें पाया मैंने पाया, तुम्हें सबसे छुपाया, तुम्हें सपना बनाया,
तुम्हें नींदों में बुलाया, तुम्हें। रणविजय रीत की दोनों हाथों को कसकर पकड़ लेता है और रीत उसके कंधे पर अपना सर रख देती है और रणविजय उसे हल्का सा ऊपर की तरफ उठता है और गोल घुमाता है। ओह तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के। देखती हूँ अब कई दिन है सोना और ये चांदी रात बन गई। रीत रणविजय की तरफ मुड़ जाती है और उसके गाल को अपने एक हाथ से प्यार से पकड़ लेती है। ओह तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, पाया मैंने पाया तुम्हें रब ने मिलाया, तुम्हें होठों से सजाया, तुम्हें नग में सजाया, तुम्हें पाया मैंने पाया तुम्हें सबसे छुपाया, तुम्हें सपना बनाया, तुम्हें नींदों में बुलाया, तुम्हें। रणविजय उसके कमर पर हाथ रख लेता है, उसके ठंडे हाथ जैसे रीत की कमर पर पड़ते रीत के पूरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ उठती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और रणविजय उसके एक हाथ में अपने हाथ की उंगलियों को फंसा लेता है। चाहतों का मजा फासलों में नहीं, आज छुपा लूं तुम्हें हौसलों में नहीं। रणविजय उसको अपनी बाहों में भर लेता है और रीत अपने बाहों की माला रणविजय के गले डाल देती है और दोनों धीरे धीरे थिरक रहे थे। सबसे ऊपर लिखा है तेरे नाम को ख्वाहिशों से जुड़े सिलसिलों में नहीं। ख्वाहिशें मिलने की तुमसे, ख्वाहिशें मिलने की तुमसे, रोज होती है नई, मेरे दिल की जीत मेरी बात बन गई। रणविजय रीत एक दूसरे में इतना खो गए थी उनको आसपास खड़े लोग भी नहीं दिख रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ अलग सी फीलिंग फील कर रहे थे जो शायद ही आज से पहले उनके दिल में आई हो। ओह तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। रणविजय रीत के माथे पर किस कर देता है और उसे अपनी बाहों में कस कर भर लेता है जैसे अगर उसने उसे छोड़ा तो वो कहीं चली जाएगी। पाया मैंने पाया तुम्हें रब ने मिलाया, तुम्हें होठों से सजाया, तुम्हें नग में सजाया, तुम्हें पाया मैंने पाया तुम्हें सबसे छुपाया, तुम्हें सपना बनाया, तुम्हें नींदों में बुलाया, तुम्हें। रीत रणविजय से जैसे दूर जाने लगती है वैसे रणविजय उसका हाथ पकड़ लेता है और गाने के बोल बोलता है। जिंदगी बेवफा है ये माना मगर, छोड़कर राह में जाओगे तुम अगर, छीन लाऊंगा मैं आसमान से तुम्हें, सुना होगा ना ये दो दिलों का नगर। रणविजय रीत को अपने पास खींच लेता है और रीत उसके सीने से लगते हुए गाती है। रौनके है दिल के दर पे, रौनके है दिल के दर पे, धड़कने है नहा सुरमई, मेरी किस्मत भी तुम्हारी साथ बन गई। ओह तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई, सपने तेरी चाहतों के सामने तेरी चाहतों के, देखती हूँ अब नई, दिन है सोना और चांदी रात बन गई। रीत रणविजय की गर्दन पर अपने हाथों की माला डाले उसके सीने पर सर रखी आंखें बंद कर लेती है। बहुत सालों बाद उसे आज किसी के गले लगकर बहुत सुकून मिल रहा था। कर्ण से शादी होने पर भी हूँ कभी ऐसी फीलिंग को महसूस नहीं कर पाई थी। बहुत कोशिश के बाद भी उसे कभी कर्ण से प्यार का रिश्ता नहीं लगा था। और रही बात रणविजय की तो रणविजय का भी कुछ ऐसा हाल था, पर उसने आशिया के बाद किसी लड़की के लिए कुछ अलग फील किया है तो वो सिर्फ रीत है। दोनों की दिल की धड़कन इस वक्त बहुत तेज चल रही थी जो एक दूसरे महसूस कर रहे थे। ओह तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, पाया मैंने पाया तुम्हें रब ने मिलाया, तुम्हें होठों से सजाया, तुम्हें नग में सजाया, तुम्हें पाया मैंने पाया तुम्हें सबसे छुपाया, तुम्हें सपना बनाया, तुम्हें नींदों में बुलाया, तुम्हें। रीत और रणविजय का डांस देखकर हॉल में तालियों की गूंज उठ गई। सबके मुंह से वंश मोर ही निकल रहा था। रणविजय और रीत तो एक दूसरे की आंखों में खोए हुए अभी भी बाहों में थे, पर लोगों की आवाज और तालियों से वो दोनों मूंछ में आते हैं और एक दूसरे से जल्दी से अलग हो जाते हैं। दोनों झेपते हुए अपनी नजरें सबसे चुरा रहे थे। पूरा परिवार रणविजय और रीत को साथ देखकर खुश था, सिवाय सिमरन की। वो अंदर ही अंदर जल भून रही थी और रीत को रणविजय के इतने करीब देखना भी नहीं चाहती थी। सिमरन गुस्से में रीत को घूरे जा रही थी। इधर रिया की नजरें बार बार मेन गेट पर ही टिकी थी। वो बेसब्री से किसी का इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गया ये? मैंने कहा था कि ठीक वक्त पर आ जाना, फिर भी देर कर रहा है। पार्टी खत्म होने में बस थोड़ा सा ही वक्त बचा है। मैंने सोचा था कि ये अच्छा मौका है मम्मी पापा और दादी से उसे मिलाने का, पर पता नहीं आज आ भी पाएंगे भी या नहीं। रिया बेसब्री से अपने पैरों को हिलाते हुए बड़बड़ा रही थी। तभी रिया को रणधीर जी आवाज देते हैं, हाँ आए पापा। ये बोलकर रिया उनके पास चली जाती हैं। जी पापा, रिया उनके पास पहुंचते हुए बोली। रणधीर जी रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे सिमरन की तरफ इशारा करते हुए बोले, लगता है तुम्हारी माँ का दिमाग फिर गर्म हो गया है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं पापा, तो अब क्या किया जाए जिससे वो नॉर्मल हो जाए? रिया धीरे से बोली। इधर अपना कान लाओ। रणधीर जी रिया को अपना कान आगे करने को बोलते हैं। रिया अपना कान आगे कर देती है।
रणधीर जी उसके कान में कुछ फुसफुसाते हुए बोले जा रहे थे और रिया उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। और डैड यू आर सो ग्रेट, सच में आप बहुत स्मार्ट हो, रिया रणधीर के गले लगते हुए हंस कर बोली। वो तो मैं हूं ही, तभी तो तू और तेरा भाई इतने स्मार्ट हो क्योंकि दोनों मुझ पर गए हो। और स्मार्ट हूं तभी तो तेरी माँ के साथ 30 साल से शादी निभा रहा हूं, वरना वो। रणधीर जी इतना ही बोल पाए थे कि पीछे से एक रोकदार आवाज आई। क्या वो? आवाज सुनकर रणधीर और रिया पीछे मुड़कर देखते हैं तो सिमरन अपने दोनों हाथ मोड़े खड़ी उन्हीं को घूर रही थी। सिमरन उनके पास आते हुए बोली, क्या बोल रहे थे आप? वो के आगे भी तो बोलिए। सिमरन की रणधीर और रिया चैन की सांस लेते हैं क्योंकि सिमरन ने कुछ भी नहीं सुना था। वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, जैसे इशारों में बोल रही हो कि बच गए कि उन्होंने उनकी बातें नहीं सुनी, और अगर सुन लेती तो फिर एक हफ्ते तक बात नहीं करती और ताने मारती वो अलग से। सिमरन एक दूसरे को हैरानी से देख रही थी। क्या हुआ? आप दोनों ऐसे क्यों एक दूसरे को देख रहे हैं? हाँ, कुछ नहीं रिया, हमने जो आपसे कहा है ना वो कीजिए जाके। रणधीर जी सिमरन के कंधे पर हाथ रखते हुए रिया को इशारा करते हुए भेज देते हैं। क्या कहा है आपने रिया से? हमें भी बताइए ना। रणधीर जी सिमरन का हाथ पकड़ कर ले जा रहे थे। वो दोनों स्टेज पर आ जाते हैं। हम यहाँ क्यों आए हैं? सिमरन उनकी तरफ देखते हुए बोली। अरे डांस करने आए हैं, और किस लिए आएंगे? रणधीर जी मुस्कुराते हुए बोले। डांस? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? इस उम्र में आप डांस करेंगे? जो बची खुची हड्डी सही है वो भी दर्द करने लगेंगी। चलिए नीचे, हमें कोई डांस नहीं करना। सिमरन उनका हाथ पकड़ते हुए गुस्से में बोली। रणधीर और सिमरन को स्टेज पर देखकर पार्टी में आए सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे और जोर जोर से चिल्लाकर प्रोत्साहन देने लगे। सिमरन सबको ऐसे चिल्लाते हुए देखकर शर्मा जाती है और नीचे उतने वाली थी कि गाना शुरू हो जाता है। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। गाना सुनते ही सिमरन हैरानी से पीछे मुड़कर रणधीर को देखने लगती है। रणधीर उनके पास आते हैं और उनके दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। इधर रणविजय गाने को सुनते ही रीत को देखने लगता है और खो ही जाता है। वो अपने माता पिता की जगह खुद को और रीत को देखने लगता है। रणविजय मुस्कुराते हुए रीत की आंखों में देखने की कोशिश करता है जो शर्म से झुकी हुई थी। वो शर्माते हुए गाती है। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। रणविजय रीत के हाथों में हाथ डालकर डांस करते हैं। कहो कि अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी, तुम भी कहो इस राह का मीत न बदलेगा कभी। रीत रणविजय का हाथ झटके से छोड़ देती है और थोड़ी दूर जाकर गाने के बोल बोलती है। प्यार जो टूटा साथ जो छूटा, चांद न चमकेगा कभी। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। रातें दसों दिशाओं में कहेगी अपनी कहानियां, गीत हमारे प्यार की दोहराएंगी जवानियां। रीत रणविजय के सीने पर अपना सर रख लेती हैं और गाने के बोल गाती हैं। मैं न रहोगी तुम ना रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियां। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ में गाने के बोल गाते हैं। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। 2 प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। सब लोग खड़े होकर अपने दोनों हाथ ऊपर करके जोर जोर से चिल्लाते हुए तालियां बजाने लगते हैं। आवाज सुनकर रणविजय भी होश में आ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। सबको ऐसे उन दोनों के लिए चिल्लाते देख सिमरन शर्म से रणधीर जी के सीने में अपना मुंह छुपा लेती हैं। रणधीर जी सिमरन को ऐसे देखकर जोर जोर हंसने लगते हैं। इधर राणावत मैंशन के बाहर एक ब्लैक रंग की कार रुकती है, जिसमें से 25-26 साल का लड़का ब्लैक रंग के कोट पैंट में कार से बाहर आता है और अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखते हुए राणावत मैंशन को देखता है। कहाँ रह गए थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रिया सामने खड़े इंसान पर गुस्सा करते हुए बोली। यार वो इंसान कुछ बोलता उससे पहले ही रिया उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, अब ये वो मत करो और जल्दी चलो मेरे साथ, वैसे भी इतनी देर कर दी है। वो इंसान उसके पीछे चुपचाप चलने लगा। अरे वाह रणधीर, मुझे नहीं पता था कि आपको भी डांस करना आता है। बहुत अच्छा डांस किया था आप दोनों ने। कुंती जी मुस्कुराते हुए सिमरन और रणधीर की तरफ देखते हुए बोली। वो तो बस माँ
किसी का गुस्सा शांत करने के लिए करना पड़ा। वैसे तो आप जानती ही हैं कि हमें ये डांस वांस पसंद नहीं है। सीनियर राणावत सिमरन की तरफ देखते हुए बोले। 1 मिनट, आप बोलना क्या चाहते हैं? सिमरन इतना ही बोल पाई थी कि रिया की आवाज़ सुनकर वो सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। सब ये देखकर हैरान थे कि रिया किसी लड़के के हाथ में अपना हाथ डालकर उनकी तरफ आ रही थी। अच्छा हुआ आप सब लोग साथ में मिल गए, भाई भी यहीं पर हैं, रिया उन सबको देखते हुए बोली। राणावत परिवार हैरानी से रिया के बगल में खड़े 26-27 साल के लड़के को देख रहे थे। उस लड़के की लंबाई रणविजय से कुछ कम होगी, मतलब जहां रणविजय की लंबाई 6 फुट थी वहीं इस लड़के की कुछ 5.6 फुट थी। ब्लैक रंग के कोट पैंट में उसकी जिम में मेहनत की वाली 6 पैक वाली बॉडी दिख रही थी। गोरा रंग, क्लीन फेस, चालबाजी से भरी छोटी काली आंखें, हल्के लंबे बाल जिनकी पीछे चोटी बंधी थी। हर कोई उसे ऊपर से नीचे तक जी भर के देखने के बाद रिया की देखने लगे, जैसे इशारों में पूछ रही हूँ ये कौन है। रिया उनके इशारे समझते हुए घबराते हुए बोली, दादी, पापा, मम्मी और भाई, ये मेरा दोस्त है रघुवीर शेखावत। और रघुवीर, ये है मेरी फैमिली जिनसे मिलाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। रिया रघुवीर की तरफ देखती है और फिर अपनी दादी की तरफ देखते हुए बोली, ये मेरी दादी और राणावत परिवार की हेड मिसेज कुंती जयवर्धन सिंह राणावत, और ये मेरे पापा मिस्टर रणधीर सिंह राणावत, और ये मेरी मम्मी मिसेज सिमरन रणधीर सिंह राणावत। रघुवीर उन सबको नमस्ते करता है और बदले में वो भी मुस्कुराते हुए सर हिला देते हैं। रिया एक सांस में सब कुछ बोलने के बाद रुकती है और रणविजय की तरफ देखते हुए बोलने वाली थी कि तभी रघुवीर शेखावत रणविजय की तरफ देखते हुए बोला, और ये है तुम्हारे बड़े भाई और रॉयल राजपुताना के सीईओ मिस्टर रणविजय सिंह राणावत, इन्हें कौन नहीं जानता है। रघुवीर रणविजय की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला। रणविजय रघुवीर शेखावत को ऊपर से नीचे तक घूरता है पर अपनी पॉकेट से हाथ बाहर नहीं निकालता है, जिसे देखकर सबको अजीब लगता है, सबसे ज्यादा रिया और रघुवीर को। रिया धीरे से बोली, भाई क्या सोच रही हो, रघुवीर से हाथ मिलाओ। रणविजय रिया की तरफ देखता है और उसके इशारे को देखते हुए चेहरे पर मुस्कान लाते हुए वो हाथ मिलाता है। नाइस टू मीट यू मिस्टर शेखावत, रणविजय मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते हुए बोला। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस्टर राणावत, रघुवीर उससे हाथ मिलाते हुए बोला और फिर रणविजय के बगल में चुपचाप खड़ी रीत को देखता है। वो रिया की तरफ देखता है जैसे पूछ रहा हूं कि ये कौन है। रिया उसकी बात समझते हुए बोली, अरे मैं तुम्हें भाभी से तो मिलवाना ही भूल गई। रघुवीर, ये मेरी भाभी हैं मिसेज रीत रणविजय सिंह राणावत, और भाभी ये मेरा दोस्त रघुवीर शेखावत हैं। रिया के मुंह से अपने नाम के पीछे रणविजय सिंह राणावत का नाम लगा देख रीत दिल ही दिल खुशी भी हो रही थी और दुख भी, क्योंकि जब राणावत परिवार को ये पता चलेगा कि रीत एक बच्चे की मां है तो ये लोग बेकसूर होने के बावजूद उसे कितना सुनाएंगे। रिया का रीत का नाम रणविजय के साथ जोड़ना सिमरन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। उसे रिया से ज्यादा रीत पर गुस्सा आ रहा था जो जबरदस्ती उसके बेटे की जिंदगी में घुस रही है। सिमरन को अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि जैसे आज इस रीत ने उसके बेटे का नाम अपने साथ जोड़ लिया है वैसे कहीं कल राजपूताना में मालकिन ना बन जाए। रिया, तुम्हारी भाभी तो बहुत सुंदर है, किसी स्वर्ग की अप्सरा की तरह, रघुवीर रीत को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला। जहां रघुवीर की बात सबको बस एक मजाक लगती है, वही रणविजय को रघुवीर की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मुट्ठी बंद कर बस उसे ही घूर रहा था, और रणविजय जैसा हाल रीत का भी था। उसे रघुवीर की नजरें उस पर कुछ उसे सही नहीं लग रही। अच्छा ये सब बातें छोड़ो रिया, अपने दोस्त को नाश्ता वाश्ता नहीं कराओगी क्या? जाओ उसे कुछ खिलाओ जाके, दादी मुस्कुराते हुए रिया से बोली। जी दादी, ये बोलकर रिया रघुवीर को वहां से ले जाती है। रणधीर, जो मैं सोच रही हूँ क्या आप भी वही सोच रहे हैं? दादी रिया और रघुवीर को जाते हुए देखकर बोली। जी माँ, आप बिल्कुल सही समझ रही हैं, हम भी वही सोच रहे हैं। देखिए ना हमारी रिया रघुवीर के साथ कितनी खुश लग रही है, हमने आज से पहले उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान पहले कभी नहीं देखी थी। सिमरन रिया की तरफ देखते हुए बोली। आप दोनों बोले तो क्या मैं रिया से रघुवीर के बारे में बात करूं? सिमरन उनकी तरफ देखते हुए बोली। नहीं बहू, इसकी जरूरत नहीं होगी क्योंकि रिया खुद ही हम सबसे अपने और रघुवीर के बारे में बात करेगी, कुंती जी मुस्कुराते हुए बोली। पार्टी अपने समाप्ति के चरण पर थी। सब मेहमान धीरे धीरे अपनी मंजिल के लिए निकल रहे थे। पूरा परिवार आज बहुत थक गया था और सबसे ज्यादा तो रीत की हालत खराब हो गई थी। पहली बात, वो पूरे वक्त खड़ी ही रही और परिवार का कोई ना कोई मेंबर किसी ना किसी मेहमान के साथ उससे मिलाने ले आता,
चेहरे पर झूठी हंसी रखकर बेमन से वो सबको नमस्ते करती। किसी वक्त रीत के दिमाग में ये आता कि अब बस बहुत हुआ। उसका मन करता ये सब छोड़कर वो यहाँ से चली जाए, पर फिर उसका दिल राणावत परिवार की इतने लोगों के सामने बेइज्जती हो जाएगी और लोग क्या क्या बातें करेंगे, ये सब सोचकर वो मन मार कर रह जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद परिवार के सभी लोग सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पार्टी अच्छे से निपट गई ना? सिमरन मिरर के सामने अपने हाथों की चूड़ियां उतारते हुए बोली। हूँ। रणधीर जी कहीं खोए हुए सिमरन की बात का जवाब देते हैं। वैसे आप डांस बहुत अच्छा करते हैं, हमें नहीं पता था कि आपको इतना अच्छा डांस आता है। सिमरन मिरर में रणधीर को देखते हुए बोली। हूँ। सिमरन उनको ऐसा खोया हुआ देखकर उठकर उनके बगल में बैठ जाती हैं। क्या हुआ, आप किसी बात पर परेशान हैं? सिमरन उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। हाँ, वो होश में आते हुए बोले। सिमरन उनकी आंखों में ही देख रही थी। वो सिमरन की आंखों में आए सवालों को समझ जाते हैं। रणधीर लंबी सांस छोड़ते हुए बोले, नहीं, कुछ नहीं, बस हम ये सोच रहे थे कि हमारे बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो गए, पता ही नहीं चला, कब अपने जीवन का फैसला खुद ही करने लगे। आप रिया के बारे में बात कर रहे हैं ना? सिमरन धीरे से बोली। क्या रिया, क्या रणविजय, दोनों ने ही अपने जीवन के इतने बड़े फैसले खुद लिए हैं, हम तो बस तमाशा ही देखते रहते हैं। रणधीर पीछे बैक साइड पर सर रखकर ऊपर सीलिंग की तरफ देखने लगते हैं। आप इतना परेशान क्यों हो रहे? रिया ने अभी हमें उस लड़के के बारे में नहीं बताया है, हो सकता है वो उसका सिर्फ दोस्त हो। नहीं सिमरन, रिया हमारी बेटी है, हम उसे बचपन से जानते। उसे बचपन से ही जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आती थी वो सिर्फ उसकी को अपने पास रखती थी और उसी चीज़ की जिद ही हमसे करती थी। पर इससे उस लड़के, क्या नाम था उस लड़के का? बहुत ही भारी नाम था। सिमरन अपने दिमाग पर जोर डालते हुए सोच रही थी कि तभी रणधीर बोले, रघुवीर शेखावत। हाँ, रघुवीर शेखावत से क्या लेना देना? लेना देना है सिमरन, रिया को उस लड़के से प्यार हो गया है। तो इसमें गलत क्या? हमने भी लव मैरिज की थी और हमारे बेटे ने भी, देखा जाए तो उस लड़की से लव मैरिज ही तो की है। सिमरन ने रीत को याद करते हुए एक बुरा सा मुंह बना लिया। हाँ, हम जानते हैं, पर मुझे वो लड़का ठीक नहीं लगता है, पता नहीं क्यों मेरे दिल ने रिया के लिए उसका साथ हाँ ही नहीं दे रहा है। आप भी ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे वो लड़का बहुत अच्छा लगा, वैसे मैं मान गई कि रिया की पसंद मुझ पर गई है। कितना हैंडसम लड़का पसंद किया है। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ, बस यही चीज़ तो तुम में अच्छी है, क्योंकि तुम हमेशा बेस्ट पसंद करती हो, जैसे मुझे ही देख लो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा मजाक था। वैसे जैसे रिया मेरे ऊपर गई है वैसे ही रणविजय आप पर गया है, इसलिए उसकी पसंद भी आप जैसे हैं। अब उस लड़की को ही देख लीजिए। हाँ, मैं जानता हूँ मेरी पसंद अच्छी नहीं, इसलिए इस बात का मुझे हमेशा पछतावा रहेगा। रणधीर सिमरन की तरफ देखते हुए बोले। ये आप मेरी तरफ देखकर क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, तो आपको मुझसे शादी करके पछतावा हो रहा है? सिमरन उसे घूरते हुए बोली। मैंने ऐसा भी नहीं कहा। रणधीर दूसरी तरफ मुंह फेरते हुए बोले। ये जो आप बातों को घुमाकर बोलते हैं ना, मैं सब समझती हूँ। आप बहुत बुरे हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। सिमरन भी दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। इधर रणविजय के कमरे में रणविजय बेड के किनारे अपने सर के पीछे हाथ किए ऊपर सीलिंग की तरफ देखते हुए कुछ गुनगुना रहा था। रीत अपने हाथ टॉवल में पोंछते हुए वॉशरूम से बाहर आई। अचानक से रणविजय को सामने बेड पर देखकर डर जाती है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रीत गुस्से में बोली। यह कर रहा हूँ का क्या मतलब है? यहाँ नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? कहीं भी जाए, पर इस कमरे से बाहर निकलिए। रीत दरवाजे की तरफ हाथ करते हुए बोली। आप भूल रही हैं मिस शर्मा। ये बोलते हुए रणविजय चुप हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। नहीं नहीं, दादी ने कहा था कि मिस शर्मा नहीं रीत बुलाया करो, पर ऐसे अचानक से नाम लेना क्या ठीक होगा? रणविजय ये सब सोचकर रीत से बोला। देखिए मिसेज राणावत, ये मेरा कमरा है और मैं अपने कमरे से कहीं क्यों जाऊं? अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप जाइए, पर याद रखिएगा कि अगर बाहर दादी या माँ ने देख लिया आपको तो फिर उनके सवालों के जवाब आप सोच लीजिए। सिमरन का नाम सुनते ही रीत का उनका गुस्से से लाल चेहरा याद आ गया और वो अंदर ही अंदर डर से एक बार तो झुंझला गई। वो चुपचाप मिरर के सामने आ जाती है और अपने चेहरे और हाथों में क्रीम लगाने लगती है। रणविजय उसको देखता है और फिर गुनगुने लगता। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई हूँ ना। अरे और क्या लाइन थी, मैं भूल गया। रणविजय रीत को चिढ़ाते हुए बोला। हाँ, ख्वाहिशें मिलने की तुमसे रोज होती है नहीं, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। वैसे मिसेज राणावत, आप डांस बुरा नहीं करती हैं। रणविजय उठकर बैठते हुए बोला।
थैंक यू। रीत ऊपर से तो नॉर्मल दिखा रही थी पर अंदर ही अंदर खुश थी। बस आपको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बंदरिया उछल रही थी। क्या आपने मुझे बंदरिया कहा? मुझे? रीत रणविजय की तरफ मुड़कर अपनी उंगली खुद पर करते हुए बोली। जी, मैंने आपको बंदरिया कहा। और वैसे भी मैंने गलत क्या बोला? बंदरिया को बंदरिया ही बोलते हैं। रणविजय फिर से लेटते हुए बोला। आपने मुझको बंदरिया कहा? रीत छल्लाते हुए जल्दी से उठ गई और उसके सामने खड़ी हो गई। हाँ, मैंने आपको बंदरिया बोला क्योंकि आप बिल्कुल वैसे ही उछल रही थी। अरे उसे डांस बोलते हैं क्या? रणविजय रीत का चेहरा देखकर मन ही मन में मुस्कान रहा था। वो तो बस उससे बात करने के बहाने से ऐसा बोला था, पर रीत के हुए गुस्से से लाल चेहरे को देखकर रणविजय को अब मजा आ रही थी। देखिए, अब आप अपनी हद से ज्यादा बोल रहे हैं। मैं कहाँ से आपको बंदरिया दिखती हूँ? और हमें पता है हम बहुत अच्छा डांस करते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मिसेज राणावत, आपके दिमाग में किस पागल ने गलतफहमी डाल दी है कि आप बहुत अच्छा डांस करती हैं? क्या आप उनका नंबर देगी? मिसेज राणावत, रणविजय बैठते हुए रीत की आंखों में देख रहा था। रीत परेशान होते हुए बोली, ये क्या आपने मिसेज राणावत लगा रखा है? हम रीत शर्मा हैं और आपको अचानक से क्या हो गया जो मिस शर्मा से मिसेज राणावत बोल रहे हैं? मिस शर्मा आप पहले थी पर अब आपकी शादी मुझसे हो गई है, तो अब आपका पूरा नाम रीत रणविजय सिंह राणावत हुआ ना? तो मैं आपका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए मिसेज राणावत बोलता हूँ। क्यों, मेरे नाम क्या खराबी है जो आपसे मेरा नाम नहीं लिया जाता है? रीत अपने हाथों को अपनी कमर पर रखकर उसे घूर रही थी। मैंने सुना है कि शादी के पत्नी पति का नाम नहीं लेती है, क्योंकि अगर पत्नी पति का नाम लेगी तो पति की उम्र कम हो जाती है। वैसे तो मैं ये सब नहीं मानता, फिर भी मैं आपका नाम नहीं ले सकता। मुझे लगता है मिस्टर राणावत आप पागल हो गए हैं। बिजनेस का वक आपके सर पर चढ़ गया है क्या? बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। रीत की बातें सुनकर रणविजय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। जो रीत कुछ देर पहले उस पर गुस्सा थी वो अब उस बात को भूल गई थी। अरे पत्नी पति का नाम नहीं लेती है, पर पति तो लेता है ना? रीत की बात रणविजय बीच में काटते हुए बोला, पर जैसे पति की उम्र कम हो सकती है वैसे पत्नी की भी हो सकती है ना? अगर पति उसका नाम ले, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी उम्र कम हो। रणविजय उसकी आंखों में देखते हुए बोला। रणविजय की बात सुनकर रीत के पैर जैसे जमीन में ही जम गए थे। वो हैरानी से रणविजय को देख रही थी, पर उसका दिल रणविजय की बात पर खुश हो गया। काश हर कोई ऐसा ही सोचता। रीत को ये जानकर अंदर ही अंदर एक अनजानी सी खुशी महसूस हो रही थी कि रणविजय की जिंदगी में उसकी अहमियत है। पर दूसरे पल ही रीत को कुछ याद आ जाता है, जिससे उसके पूरे शरीर में गुस्से से एक झुंझलाहट होती है और वो रणविजय को गुस्से देखते हुए बोली, देखिए मिस्टर राणावत, मैं आपकी कोई बीवी नहीं हूँ। हमारी शादी सिर्फ और सिर्फ आपकी एक जिद थी, जिसे पूरा करने के लिए आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये शादी एक समझौते से ज्यादा कुछ ना थी और ना कभी होंगी। मैं बस तब तक आपकी बीवी बनने का नाटक करूंगी जब तक आपकी दादी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ किसी अपने को खोने का दर्द। समझे आप? ये बोलकर रीत वहां से जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन रणविजय उसकी कलाई पकड़ लेता है और उसको अपनी तरफ घुमाता है। रीत अचानक से ऐसी हरकत से खुद को संभाल नहीं पाती है और रणविजय के ऊपर गिर जाती है। रणविजय तो बस रीत को रोकना चाहता था, पर उसके ऐसे ऊपर गिर जाने से वो बेड के ऊपर गिर जाता है। रीत के हाथ रणविजय के सीने पर था और वो बस रणविजय को देखे जा रही थी। उन भूरी आंखों में ना जाने कैसी कशिश थी कि रणविजय जैसा इंसान भी खुद को नहीं रोक पा रहा था उसकी आंखों में देखने से। दोनों एक दूसरे की आंखों में पूरी तरह से खो चुके थे। ठंडी के मौसम में पूरा कमरा गर्म हुआ पड़ा था। दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों से टकरा रही थी। दोनों की दिल बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भी ज्यादा तेज धड़क रही थी। रीत के बालों की एक लट उसके चेहरे पर आ जाती है। जब रणविजय से रहा नहीं जाता है तो वो अपने एक उंगली से उस लट को रीत के कान के पीछे करते हुए धीरे पर मदहोश करने वाली आवाज में बोला, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। रणविजय की बात सुनकर रीत होश में आ जाती है और उसे धक्का देकर उठते हुए बोली, हटो, दूर रहो मुझसे। और तुम जो आए जिंदगी में जिंदगी नर्क कर दी। ये बोलकर रीत बाथरूम में चली जाती है। रीत की बात सुनकर रणविजय को बुरा भी लगता है और गुस्सा भी आती है कि क्या वो इतना बुरा है कि रीत उससे इतनी नफरत करती है। उसने कभी रीत के साथ गलत बर्ताव नहीं किया, बस एक गलती के लिए क्या पूरी जिंदगी उससे नफरत करती रहेंगी। इधर कुंती जी अपने कमरे में बैठी कोई किताब पढ़ रही थी कि तभी घर का नौकर उनके कमरे में आता है। क्या हुआ? हमने जो काम कहा था वो काम आपने क्यों पूरा नहीं किया? नौकर सर झुकाए बोला, माफ कर दीजिए बड़ी मालकिन, पर आपके बताए पते पर वो ड्राइवर गया था, पर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पूरी बात बताओ।
कुंती जी किताब पढ़ते हुए बोली। उन्होंने ने कहा कि वो कल आएंगे, आज नहीं। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। जी ठीक है, ये बोलकर नौकर वहां से चला जाता है। कुंती जी किताब को रखते हुए धीरे से बोली, कल रीत बहू को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। सुबह रणविजय की नींद खुलती है तो सबसे पहले उसकी नज़र सामने सो रही रीत पर चली जाती है। रीत उसके कंधे पर सर रख कर सो रही थी। रणविजय एकटक बस उसे ही देखे जा रहा था। उसे देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। रीत को इतना सुकून में सोता देखकर रणविजय को दिल से खुशी मिल रही थी। वो उठने की कोशिश करता है पर रीत ने अपना सिर उसके बाजू पर रखा हुआ था जिससे वो उठ नहीं पाता है और फिर उसको देखते हुए उसके बगल में लेट जाता है। वो रीत को देखते हुए कल रात की बात याद करके मुस्कुराने लगता है। फ्लैशबैक, रात का वक्त। रीत की बातें सुनकर रणविजय को बहुत गुस्सा आता है। वो भी रीत के पीछे पीछे बाथरूम में चला जाता है। रीत ये बात से अनजान कि रणविजय उसके पीछे बाथरूम में आया है। वो अपने साड़ी को खोलने लगती है। जैसे ही वो अपने पल्लू को हटाने वाली थी तभी उसकी नज़र पीछे खड़े रणविजय पर चली जाती है और वो अपना पल्लू फिर से डाल लेती है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पहले तो मुझे बस शक था पर अब यकीन हो गया है। आप निहायत ही बदतमीज हैं। आपको शर्म नहीं आती ऐसे बाथरूम में आते हुए? अभी के अभी निकलिए, जाइए यहाँ से। रीत हाथ से इशारा करते हुए चिल्लाते हुए बोली। रणविजय को अब रीत पर उसे और गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में भूल गया था कि आखिर में गलती तो उसकी है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की? हाँ, रणविजय उसे घूरते हुए बोला। वैसे ही जैसे आपकी हिम्मत हो जाती है मुझे छूने की और अभी जैसे अंदर बेशर्मों की तरह आने की। रीत भी उसी टोन में बोली। रीत की बातें रणविजय के दिल पर जैसे लग रही थी। वो गुस्से में उसके पास गया और उसका हाथ पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ देता है। वो दांत पीसते हुए रीत के चेहरे के पास घूरते हुए बोला, आखिर आप समझती क्या है अपने आप को? अरे मैं चाहूँ ना तो आप जैसे हजारों लड़कियां अभी यहीं खड़ा कर सकता हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं आपकी खूबसूरती और सुंदरता में मरा जा रहा हूँ? रीत अपने दर्द पर काबू करते हुए बोली, तो ले आइए ना हजारों लड़कियां पर मेरा पीछा छोड़ दीजिए। और हाँ, मैं अपने आप को कुछ समझती हूँ पर आप जैसा इंसान खुद को नहीं समझती हूँ। मुझे नफरत है आप जब मुझे छूते हैं। घिन आती है खुद से भी और आपसे भी समझे। इसलिए बेहतर होगा कि मुझे हाथ लगाने से पहले आप कई बार सोचे। रणविजय रीत की आंखों में बारी बारी से देख रहा था। वो गुस्से में उसकी कलाई को और जोर से पकड़ लेता है जिस कारण रीत के मुंह से दर्द से आह निकल जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। रणविजय दांत पीसते हुए बोला, तो आपको मुझसे नफरत है? मेरे छूने से आपको खुद से और मुझसे घिन आती है। तो जब आपको नफरत है ही तो आपकी नफरत को और बढ़ाते हैं। ये बोलकर रणविजय रीत को खींचते हुए शावर के नीचे ले जाता है और शावर ऑन कर देता है। आज आपको असली नफरत पता चलेगा मिसेज राणावत। रणविजय राणावत शब्द को जोर देते हुए बोला। छोड़िए मुझे, मैंने कहा ना छोड़िए। मिस्टर राणावत, आपको पता है आप कितने बुरे हैं? रीत की आंखों में अब आंसू भर आए थे। जी अभी आपने मेरी बुराइयां देखी कहाँ है? तो फिर जब अब मैं बुरा बन ही गया हूं तो फिर मैं अपनी शराफत को हटा देता हूं। ये बोलकर रणविजय रीत की कमर को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। रीत भी खुद को उससे दूर रखने के लिए अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रख देती है। दोनों शावर के नीचे एक दूसरे को घूर रहे थे। शावर का पानी दोनों के ऊपर से होते हुए उनके चेहरे पर आ रहा था। दोनों पूरी तरह से भीग रहे थे पर प्यार से नहीं, पानी से। शावर से बहता हुआ पानी दोनों के शरीर के साथ मन को भी भिगा रहा था। रणविजय की नजरें रीत के भीगे चेहरे के सिवा और कहीं जा ही नहीं रही थी। उसका पूरा ध्यान रीत के उस पानी से भीगते चेहरे पर जा रहा था। रीत को अब शर्म आ रही थी। उसकी साड़ी पूरी तरह से पानी में भीगने के कारण उसके शरीर से चिपक गई थी जिस कारण उसका शरीर की सुंदरता साफ साफ निखर कर दिख रही थी। रीत ने अपनी पलकें झुका ली और फिर हिम्मत करके रणविजय को देखा तो उसके भीगे चेहरे से उसकी भी नज़र नहीं हट पा रही थी। वो उसकी आंखों में खो रही थी जिसमें उसको अपने लिए कुछ अलग ही दिख रहा था जो शायद ही पहले उसे किसी की नज़रों में दिखा हो। रीत को हमेशा से हर आदमी की नज़र खुद के लिए गलत इरादे देखता था पर यहाँ इस हालत में भी रणविजय की आंखों में उसके लिए कुछ भी गलत नहीं दिख रहा था, लेकिन एक सेफ्टी और खुद के लिए इज्जत दिख रही थी। अब रीत से यहाँ खड़ा नहीं रहा जा रहा था क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अगर वो और ज्यादा यहाँ खड़ी रही तो वो सब कुछ भूलकर रणविजय के सीने से लग जाएंगी और खुद को उसे सौंप देगी जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसलिए वो वहां से जाने लगती है कि तभी रणविजय ने उसकी कलाई पकड़ ली। रीत की सांसें जैसे रुक गई थी।
वो वैसे ही खड़ी रह गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रणविजय की तरफ मुड़कर उसे देखे, क्योंकि रणविजय की आंखों में आज रीत को खुद के लिए एक अलग सी कशिश नजर आ रही थी, जो उसे खुद के ऊपर से काबू खोने पर मजबूर रही थी। रणविजय रीत को एक झटके से खुद की तरफ खींच लेता है, जिससे उसकी पीठ जाके रणविजय के सीने से लग जाती है। वो रीत को पीछे अपनी बाहों में बहरने वाला था कि रीत उसे दूर हट जाती है और उसकी तरफ देखते हुए अपनी नजरें नीचे करते हुए बोली, आप बाहर जाए, मुझे चेंज करना है। रीत अपने बाल सही करते हुए बोली, हाँ ठीक है। रणविजय होश में आते हुए बोला और जल्दी से वहां से निकल गया। रणविजय के जाते रीत ने चैन की सांस ली और उसे देखते हुए बोली, बच गई। अगर थोड़ी देर और ऐसा ही चलता तो पता नहीं क्या हो जाता मुझसे। और वैसे भी मुझे मिस्टर राणावत के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ये गलत होगा उसके साथ और मैं जीते जी उसको धोखा नहीं दे सकती हूँ। रीत जब बाथरूम से बाहर आए तब तक रणविजय ने भी चेंज कर लिया था। वो दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे, एक दूसरे को देखते ही अपनी नजरें इधर उधर कर ले रहे थे। रीत बेड पर सोने जा रही थी तो दूसरी तरफ रणविजय भी बेड के किनारे जा रहा था। ये देखकर रीत अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, एक मिनट, आप कहाँ जा रहे हैं? मतलब सोने जा रहा हूँ। रणविजय उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, आप यहाँ नहीं सो सकते हैं। रीत रणविजय से पिलो लेते हुए बोली, दिमाग खराब हो गया है क्या? आपका यहाँ नहीं सोऊंगा तो और कहाँ सोऊंगा जाके? रणविजय भी रीत से तकिया छीनते हुए बोला, वो सब मैं नहीं जानती, बस आप इस कमरे में नहीं सोएंगे। रीत जल्दी से रणविजय के पास आई और उसे तकिया लेते हुए बोली, ये मेरा कमरा है और मैं तो यही सोऊंगा, देखता हूँ कौन रोकता है। ये बोलकर रणविजय तकिया लेकर वही बेड पर लेट जाता। मैंने कहा ना कि आप यहाँ नहीं रहेंगे, निकलिए यहाँ से। रीत उसका हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश करते हुए बोली, अजीब जबरदस्ती है, आप मुझे मेरे ही कमरे से निकलने पर क्यों लगी है? अगर आपको दिक्कत है तो आप जाओ। रणविजय रीत से अपना हाथ झटकते हुए बोला, वो सब मैं नहीं जानती, मैं आपके साथ एक कमरे में नहीं सो सकती हूँ, अभी के अभी निकलिए। रीत उसे खींचने की कोशिश करते हुए बोली। रणविजय का वजन रीत से बहुत था, वो रणविजय का हाथ पकड़कर भी उसे उठा नहीं पा रही थी। तो ये प्रॉब्लम आपकी है मिसेज राणावत, मेरी नहीं, तो मैं क्यों जाऊं? आपको प्रॉब्लम है, आप जाओ कमरा छोड़कर। पहले तो ये मिसेज राणावत बोलना बंद करो, मैं कोई राणावत नहीं हूँ, मैं रीत कर्ण शर्मा हूँ, समझे आप? रीत उसकी तरफ देखते हुए बोली। रीत की बात सुनकर रणविजय रीत को अपनी तरफ खींच लेता है और वो रणविजय के ऊपर गिर जाती है। रणविजय की नजरें रीत के चेहरे पर थी, जो डर के कारण आंखें बंद कर लिए थी, और उसका एक हाथ उसकी कमर पर था। वो अपने चेहरे पर कोल्डनेस लाते हुए रीत को ही टुकुर टुकुर देखे जा रहा था। जब कुछ देर तक रीत को कोई एहसान नहीं हुआ तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोल ली और सामने रणविजय को अपने इतने पास देखकर जैसे उसके दिल की धड़कनों ने रफ्तार पकड़ ली थी। वो भी अपनी भोली सूरत बनाकर रणविजय को अपनी बड़ी बड़ी आंखें बिना झपकाए देख रही थी। रणविजय अपनी कोल्ड आवाज में बोला, मेरी एक बात आप अपने इस छोटे से दिमाग में अच्छे से डाल लीजिए। रणविजय अपनी उंगली से रीत के माथे पर हल्के से मारते हुए इशारा करता है। रीत, आप कभी रीत कर्ण शर्मा थी, पर अब और पूरी जिंदगी आप सिर्फ और सिर्फ रीत रणविजय सिंह राणावत बनकर रहेगी, समझिए आप। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझसे पहले आप किसकी पत्नी थी या कौन आपका पति था, आप किसके साथ रिश्ते में थी, पर अब आप मेरी हैं। ये जो मांग में सिंदूर है ये मेरे नाम का है, और ये हम दोनों के रिश्ते का सबूत है कि अब आप मेरी पत्नी हैं और मैं सिर्फ और सिर्फ आपका पति हूँ। जितनी जल्दी हो आप ये बात समझ जाएंगी, उतनी जल्दी आपको इस घर और हमारे रिश्ते को अपनाने में आसानी होगी। ये बोलकर रणविजय रीत को छोड़ देता है और रीत जल्दी से खड़ी हो जाती। बहुत दिनों बाद पुराने रणविजय को देखकर रीत एक बार डर गई थी, पर उसे अब बस रणविजय की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। आप यहीं इस बेड पर सोएंगी और मैं भी यहीं सोऊंगा, रणविजय बेड पर सही से लेटते हुए बोला। रणविजय की बात सुनकर रीत होश में आती है और रणविजय की तरफ देखते हुए बोली, मैं आपके साथ एक बेड पर नहीं सोऊंगी, तो फिर आप सोफे पर सो जाए, क्योंकि मैं तो सोने से रहा, और हाँ, कमरे से बाहर जाने का सोचना भी मत। आप बहुत बुरे हो मिस्टर राणावत। रीत अपने पैर पटकते हुए बोली, अब मैंने क्या किया? मतलब साथ में आपको नहीं सोना और बुरा मैं बन गया? हद है। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है मिस्टर राणावत, आज मैं बहुत थक गई हूँ। रीत मुंह बनाते हुए बोली, तो मैंने कहा कि आप यहाँ नहीं सो सकती है, मैंने तो आपको सोने के लिए मना नहीं किया। रणविजय अपने हाथ बांधते हुए बोला, मैं वो भी आपके साथ नहीं।
नहीं, मुझसे नहीं होगा, रीतना में सर हिलाते हुए बोली। मैं बस बेड शेयर करने को बोल रहा हूँ, और कुछ थोड़ी बोला है करने को जो आप ऐसे रिएक्ट कर रही है। रणविजय की बात सुनकर रीत थोड़ी देर सोचती है, धीरे धीरे बेड के दूसरे तरफ जाती है और एक नज़र रणविजय को देखती है जो उसी को घूर रहा था। वो जल्दी से तकिया उठाती है और एक लाइन से सारी तकिया लगा देती है। मिस्टर रानावत, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, गलती से भी अगर आप इधर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप? रीत रणविजय को घूरते हुए बोली। रणविजय उसकी बात को इग्नोर करते हुए करवट बदलकर बहुत आराम से बोला, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं शेरनी के मुंह में हाथ डालूंगा? रणविजय की बात सुनकर रीत उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगती है। रणविजय अपनी आंखें बंद किए ही बोला, अगर कुछ देर और आप मुझे घूरती रही तो पक्का मैं आपके पास आ जाऊंगा और फिर इसकी जिम्मेदार आप खुद होगी। रणविजय की बात सुनकर रीत जल्दी से लेट जाती है और बगल में लाइट का स्विच बंद कर लेती है। रीत की ये हरकत देखकर रणविजय के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो चुपचाप सो जाता है। रीत सोने के लिए आंखें तो बंद करती है पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी, उसके दिमाग में रणविजय की कही हुई बात ही घूम रही थी। रीत, आप कभी रीत कर्ण शर्मा थी, पर अब और पूरी जिंदगी आप सिर्फ और सिर्फ रीत रणविजय सिंह रानावत बनकर रहेगी, समझिए आप। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझसे पहले आप किसकी पत्नी थी या कौन आपका पति था, आप किसके साथ रिश्ते में थी। रीत यही सब सोचते हुए बोली, मिस्टर रानावत ने पहली बार मेरा नाम लिया है और वो भी इतने हक से, समझ नहीं आता है कि ये जिंदगी अब और कौन सा खेल खेलेंगी। जहां मैं इस अनचाहे रिश्ते से निकलना चाहती हूँ, वही किस्मत और ये दिल इस अनचाहे रिश्ते को चाहत से भरने में लगा है। आखिर मैं कब तक इन सबसे दूर रह पाऊंगी? आखिर कब तक मैं अपने फर्ज और जिम्मेदारी के आगे दिल की बात थुकारती रहूंगी? रणविजय रीत को देखते हुए कल रात की बात सोचकर मुस्कुरा रहा था कि उसकी नज़र रीत की आंखों पर जाती है और हल्की सी हिलने लगती है। रीत की नींद खुलता देखकर रणविजय हड़बड़ाते हुए जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। रीत अपनी आंखें खोलती है तो उसे पहले हल्का हल्का रणविजय का चेहरा दिखता है। वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर खोलते हुए उसकी नज़र रणविजय के सोते हुए मासूम से चेहरे पर चली जाती है। रीत बस एक टक उसके मासूम से चेहरे को निहारे जा रही थी जो चुपचाप किसी बच्चे की तरह सोया हुआ था। रीत रणविजय को निहारते हुए मन में बोली, सोते हुए कितने मासूम लग रहे हैं, किसी छोटे से बच्चे की तरह, पर अभी जैसे आंख खुलेंगी वैसे ही अपना तांडव शुरू कर देंगे। दिखा देंगे कि हम रणविजय सिंह रानावत हैं, सीईओ ऑफ रॉयल राजपूताना। रीत उसे प्यार से देख ही रही थी, तभी उसकी नज़र रणविजय के कंधे पर जाती है। वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो रणविजय के कंधे पर सर रखकर सो रही थी। वो जल्दी से पीछे खिसक जाती है। रीत उठकर बैठ जाती है और एक बार रणविजय को देखती है, फिर उठकर बाथरूम में चली जाती है। रीत की सारी हरकतें रणविजय भी महसूस कर रहा था। जैसे वो जाती है वैसे ही रणविजय अपनी आंखें खोल देता है और ऊपर सीलिंग की तरफ देखते हुए मुस्कुरा देता है। कुछ देर बाद रीत अपने बाल टॉवल से सुखाते हुए बाथरूम से बाहर आती है तो देखती है कि रणविजय बेड पर बैठा कुछ सोच रहा था। वो उसे देखती है तो रणविजय की नज़र भी उसकी तरफ चली जाती है, तो रीत जल्दी से अपनी नज़रें हटा लेती है और मिरर के सामने आ जाती है। रणविजय भी उसको देखता है और बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद जब रणविजय बाथरूम से आता है तो देखता है कि रीत किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसके बाल अभी भी हल्के गीले थे। रीत ने आज एक वाइट रंग की साड़ी पहनी थी जिस पर गोल्डन रंग के फूल बने थे। रणविजय एक नज़र उसको देखकर मिरर के सामने बाल बनाने लगता है। वो बाल बनाते हुए मिरर में रीत को ही देख रहा था। रीत आते जाते एक्सप्रेशंस देखकर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। रणविजय उसे ध्यान से उसके चेहरे को देख रहा था। कभी रीत के चेहरे पर घबराहट आ जाती थी तो कभी उसका चेहरा उदास हो जाता, तो कभी आंखों में आंसू आ जाते थे। रणविजय बहुत देर से उसे परेशान देख रहा था। जब उससे नहीं रहा गया तो हिम्मत करके पूछने के लिए रीत की तरफ मुड़ जाता है, हम अभी आ रहे, तुम परेशान मत हो। ये बोलकर रीत वहां से जाने लगती है कि तभी रणविजय उसका हाथ पकड़ लेता है। कहाँ जा रही हैं? वो भी हमें बिना बताए। रणविजय उसके बाजू को पकड़े ही बोला, क्यों, आपको बता के जाना जरूरी है क्या? रीत गुस्से से तिलमिलाते हुए बोली, हाँ जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आप भी सुन लीजिए, हम आपको बताना जरूरी नहीं समझते हैं, और हाँ आप हमारा हाथ छोड़िए। रीत रणविजय से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। रणविजय उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए बोला, ये हाथ हमने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, समझिए आप।
रणविजय की बात सुनकर रीत एक पल के लिए उसकी तरफ देखने लगती है। वो रणविजय की आंखों में अपने लिए जज्बात और चमक देखकर घबरा जाती है। हमारा हाथ छोड़िए मिस्टर रानावत, हमें जल्दी है। ऐसे नहीं जा सकती है आप नीचे, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। सब मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या बोलूँगा। मैं जल्दी ही आ जाऊंगी, प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ दीजिए। रीत आंखों में आंसू भरेन हुए बोली, और मैं आप पर कैसे भरोसा कर लूँ। जैसे आपने ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, वैसे मैंने भी आपका हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। भरोसा कीजिए, हम जल्दी ही आ जाएंगे। रीत की बात सुनकर रणविजय रीत का हाथ छोड़ देता है और उसकी तरफ देखती है और फिर भागते हुए कमरे से निकल जाती है। नीचे सब हॉल में बैठे थे। उन लोगों की नज़र सीढ़ियों से भागती आती रीत पर जाती है। सिमरन उसकी तरफ देखते हुए बोली, ऐ लड़की, ऐसे भागते हुए क्यों आ रही हूँ, पीछे क्या पागल कुत्ता पड़ गया है क्या। रीत बिना सिमरन की बातों का जवाब दिए भागती हुई बाहर निकल जाती है। ए लड़की, कहाँ जा रही हो ऐसे, सिमरन पीछे से चिल्लाते हुए रीत से बोली। पर तब तक रीत बाहर निकल जाती है। सिमरन हॉल में बैठे रणधीर जी और कुंती जी की तरफ गुस्से में देखते हुए बोली, देखा आप दोनों ने कैसे बिना कुछ बताए चली गई। अब भी आप लोग मुझे ही बोलोगे कि मैं फालतू में उस लड़की के पीछे पड़ी रहती हूँ। अरे शादी हुए अभी 2 दिन हुए हैं महारानी को, और देखो बिना बताए घर से निकल गई। अभी इसको पहली रसोई करनी थी, लेकिन ये तो निकल गई। सिमरन गुस्से में बड़बड़ाए ही जा रही थी। रणधीर जी और कुंती जी सिमरन के गुस्से को देखकर चुप रहना ही सही समझते हैं। इधर रीत ऑटो वाले से जल्दी चलने को बार बार बोलती है। जैसे ही ऑटो रुकता है वो जल्दी से पैसे देकर भागते हुए बिल्डिंग में चली जाती है। रीत फ्लैट के अंदर आते ही कमरे में जाती है और सामने लेटे आर्थिक को देखने लगती है। भागने के कारण से उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो जल्दी से आर्थिक के पास जाती है और उसके माथे को प्यार से चूम लेती और उसे अपनी गोद में ले लेती है। क्या हुआ मेरे बच्चे को, रीत उसको गले लगाते हुए बोली। कल से तुमसे मिलने की जिद कर रहा है, खाना भी नहीं खाता है। साक्षी रीत की तरफ देखते हुए बोली। डॉक्टर को दिखाया, रीत आर्थिक को गले लगाए ही बोली। रीत आर्थिक को ऐसे अपने सीने चिपका कर रखे थे कि जैसे ही उसने आर्थिक को छोड़ा वैसे ही वो उससे दूर हो जाएगा। हाँ, डॉक्टर अभी देख कर गए हैं। पूरा दिन खाना ना खाने के कारण कमजोरी से बुखार आ गया है। साक्षी रीत के पास बैठ जाती है। मुझे माफ कर दो रीत, तुमने एक जिम्मेदारी दी थी मुझे, वो भी मैं ठीक से नहीं निभा पाई। मैं आर्थिक का ख्याल नहीं रख पाई। साक्षी उदास होते हुए रीत से बोली। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है साक्षी, सारी की सारी गलती मेरी है। मैंने खुद अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाई है, तो मैं तुमको क्या बोलूं जब मैंने खुद गलती की है। मेरे बच्चे को जब मेरी ज़रूरत थी तब मैं उसके पास नहीं थी। इससे बड़ी गलती एक माँ के लिए और क्या होगी। रीत आर्थिक को सीने से लगाए बोली। इधर रानावत मैंशन के बाहर तेजी से एक कार आकर रुकती है। रणविजय सिंह रानावत कहाँ है कमीने, बाहर आ साले, कहाँ छुपकर बैठा है। एक आदमी चिल्लाते हुए घर के अंदर घुसते हुए बोला। कहाँ है तुम, रणविजय सिंह रानावत, बाहर आ कमीने। वो इंसान पास में रखा हुआ फ्लावर पॉट नीचे फेंकते हुए फिर चिल्ला कर बोला। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर घर के सभी नौकर बाहर आ जाते हैं। आप कौन हैं और ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं। घर के एक नौकर हिम्मत करके उसके पास जाता है और पूछता है। वो इंसान अपनी जलती निगाहों से उस नौकर की तरफ देखता है तो नौकर उसकी आंखों में इतना गुस्सा देखकर पीछे हो जाता है। मिस्टर रानावत, कहाँ छुपा है तू, बाहर निकल साले, तूने बहुत गलत किया है। वो इंसान फिर गुस्से में चिल्लाता है। उसकी चिल्लाने से एक बार तो पूरा रानावत मैंशन भी हिल जाता है। आवाज़ सुनकर सभी घर वाले बाहर आ जाते हैं। अरे कौन है जो इतनी तेज चिल्ला रहा है और ऐसे इंसान को मैंशन में आने कैसे दिया। सिमरन कमरे से चिल्लाते हुए आ रही थी। उनके पीछे रणधीर जी भी आ रहे थे। दादी भी अपनी जाप को बीच में छोड़कर कमरे से निकली। तभी बाहर से आदित्य और सार्थक जोगिन करके अंदर आए थे और किसी को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। रणविजय भी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अपने कमरे से नीचे सीढ़ियों के पास आ गया था। इधर रीत आर्थिक का ख्याल रख रही थी। साक्षी उसे देखते हुए मन में बोली, कौन कहता है कि एक दूसरी औरत कभी किसी दूसरे के बच्चे को अपने सगे बच्चे की तरह प्यार नहीं कर सकती है। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। आखिर कहाँ ऐसा लिखा है कि जो खुद कभी माँ ना बनी हो वो क्या जानेंगी एक माँ बनने का सुख। रीत, तुमने सब कहावत को झूठा साबित कर दिया है।
तुमने दिखा दिया कि माँ सिर्फ एक माँ होती उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस बच्चे ने उसकी कोख से जन्म लिया है कि नहीं, वो तो बस उसे अपना बच्चा मानती है और उस पर निस्वार्थ प्यार लुटाती है। क्या हुआ साक्षी, क्या सोच रही हो? रीत आर्थिक के सर पर हाथ फेरते हुए बोली। हाँ है, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, साक्षी ना में सर हिलाते हुए बोली। रीत आर्थिक को प्यार से देख रही थी। उसे ऐसे देखते हुए साक्षी रीत की तरफ देखते हुए बोली, तुम क्या सोच रही हो रीत? और कब तक तुम आर्थिक से दूर रहेगी? कब तुम ये सब खत्म करोगी? साक्षी उसकी तरफ देखते हुए उसके सवाल का इंतजार कर रही थी। क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आता है यार। मैं तो अपनी किस्मत को कोसती हूँ। पता नहीं भगवान ने क्या लिखा है मेरी जिंदगी में। मैं तो इतनी अभागी लड़की हूँ कि जो मेरी जिंदगी में आता है वो मुझे छोड़कर चला जाता है। रीत का गला अब भर आया था। साक्षी उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, रीत इधर देखो मेरी तरफ। साक्षी एक हाथ से रीत के गाल पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी तरफ करती है और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, कौन कहता है कि तुम अभागी लड़की हो? हाँ है, और ये तुम क्यों सोचती हो कि तुम्हारा कोई नहीं है? तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं? अरे पागल, मैं हूँ। तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ जो तुमसे बहुत प्यार करता है, और तुम्हारा बेटा आर्थिक भी तो है। रीत आर्थिक की तरफ देखते हुए और उसके बालों को सहलाते हुए बोली, तुम भूल रही हो साक्षी, आर्थिक मेरा बेटा नहीं है, मैंने बस उसे पाला है वो तो। रीत इतना ही बोल पाई थी कि साक्षी उसे टोकते हुए बोली, हाँ मुझे पता है आर्थिक ने तुम्हारी कोख से जन्म नहीं लिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आर्थिक तुम्हारा बेटा नहीं है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुम भूल रही हो रीत, यशोदा माँ भी कृष्ण भगवान की सगी माँ नहीं थी, पर उन्हें आज भी लोग यशोदा के लाल कहते हैं। हर कोई यशोदा को ही कृष्ण की माँ मानते हैं। देखो रीत, सिर्फ बच्चे को जन्म देने से ही कोई उसकी माँ नहीं बन जाता है। बच्चा तो उसे ही अपनी माँ मानता है जिससे उसे प्यार मिले, जिसके आंचल में वो सोया हो, और वो तुम हो रीत, जिसकी आंचल और माँ का प्यार आर्थिक को तुमसे मिला है। साक्षी की बात सुनकर रीत कुछ नहीं बोलती है और वैसे ही आर्थिक के सर पर प्यार से हाथ फेरती है। रीत, तू क्यों इतना परेशान है? कोई तुझे आर्थिक से अलग नहीं कर सकता है। साक्षी उसे समझाती है। मैं परेशान नहीं हूँ साक्षी, बस यही सोच रही हूँ कि मैं अब क्या करूँ। आर्थिक की तबीयत ठीक नहीं है और हमने मिस्टर रानावत से कहा था कि हम जल्दी ही आ जाएंगे। रीत साक्षी की तरफ देखते हुए बोली, तो तुम अब क्या करोगी रीत? आर्थिक की तबीयत ठीक नहीं है और इस हालत में तुम उसे छोड़कर चली जाओगी? कभी नहीं। रीत साक्षी की तरफ देखते हुए जल्दी से बोली, हम अपने आर्थिक को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। रीत उसके माथे को चूमते हुए बोली, तो तुम अब क्या करोगी रीत? क्या तुम आर्थिक को रानावत मेंशन ले जाओगी? तुमने एक बार ये सोचा है कि तुम्हारी शादी की बात तुम्हारे भाई को पता चलेगी तो क्या होगा? साक्षी, मैं नहीं जानती कि भाई को जब मेरी शादी की बात पता चलेगी तो वो क्या करेंगे, पर मैं ये जानती हूँ कि मुझे अपने बच्चे के साथ रहना है। इधर सभी घर वाले हैरानी से उस इंसान को देख रहे थे जो हॉल के बीचों बीच में खड़ा था। वो बस रणविजय को गुस्से में घूरे जा रहा था और उसकी सांस चिल्लाने के कारण तेज चल रही थी। दादी ने माहौल देखकर नौकरों की तरफ इशारे से वहां से जाने को कहा। सब नौकर हाँ में सर हिलाकर वहां से चले गए। ए लड़के, कौन हो तुम और ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? सिमरन आगे आते हुए गुस्से से उस लड़की से बोली। तभी रणविजय भी सीढ़ियों से नीचे उतर आया। उस लड़के ने सिमरन की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से से अपने 2-3 कदम रखते हुए रणविजय के पास चला जाता है और किसी के कुछ समझने से पहले ही उसके मुंह पर एक मुक्का मार देता है और उसका कॉलर पकड़ते हुए अपनी जलती आंखों से देखते हुए चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने की? टू बी कंटिन्यू।